अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अंग्रेज़ी में भी कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी जुम्मा आए, वीकेंड शुरू हो। मेरी भी पूरी टीम इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि 5 दिन मुसलसल शो करने के बाद एवरीबडी नीड्स अ लिटिल ब्रीदर। लेकिन सैटरडे भी हमारा वर्किंग सैटरडे होता है बिकॉज हम अगले हफ्ते की आपके लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। बहरहाल ये तो थी हमारी रूटीन। उम्मीद करते हैं कि आपके वीकेंड प्लान्स भी बहुत अच्छे चलेंगे। दिस इज़ द लास्ट टेल ऑफ जिसको कहा जाता है दिसंबरिस्तान। ये कहते हैं जी दिसंबर के ख़ास महीने को जिसके अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो घर की तरफ लौटते हैं और अमूमन बहुत सारी शादी की तकरीबात की वजह से आप बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं। बड़ा हैवी ड्यूटी टाइम होता है बिकॉज थकन भी काफ़ी हो जाती है और शादी ब्याह का जो एक हंगामा होता है वो भी आपके सामने होता है। लेकिन अब तो जी हम जनवरी के मिड में पहुंच चुके हैं। यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो फैमिलीज़ को जोड़े रखती हैं और आपको एक कुनबा होना, एक फैमिली होना, एक घराना होने का एहसास देती हैं। आज थोड़ी सी बात इस हवाले से भी करना चाहेंगे कि हम में से बहुत सारे लोग ये तगदौ करते हैं कि उनकी अपनी मिल्कियत हो, उन्होंने अपने लिए जब गोल्स बनाए होते हैं, हम रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कई लोग ये चाहते होंगे कि उनका अपना घर हो। अब ये अपना घर और अपना मकान का जो फ़र्क है इस पे ज़रा सी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हम वो 4 दीवारी, अपनी छत, अपनी खिड़कियाँ बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें किराया ना देना पड़े। कई लोगों के लिए ये एक ज़हनी सुकून की अलामत भी होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इस 4 दीवारी जो कि आपकी मिल्कियत है इससे आपको सुकून मिल सकता है, या ये घर का सुकून, दिल का सुकून, घराने की खुशियाँ, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आज इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन वो लोग जिनकी ये ख्वाहिश है कि उनका अपना घर होना चाहिए, उनके लिए आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे चल के हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हम में से अक्सर लोग जो मुलाजमत पेशा हैं, जिनकी एक मखसूस सैलरी आती है, सैलरी में अखराजात भी हैं, जिसके अंदर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या वाकई ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में खाम ख्याली बातें हैं, दूर का ख्वाब है कि अपना घर आप बना सकेंगे? क्योंकि जब भी आप सेविंग्स करते हैं तो ऐसा लगता है कि जितना आपने टारगेट बनाया था, आगे जो मकान की कीमत है या जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो जंप करके और आगे बढ़ गई हैं। तो ऐसा लगता है कि हम हमेशा इस रेस में रहते हैं और इस रेस में हम अपने आप को हारता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन क्या वो समझदारी के मामलात हो सकते हैं, सेविंग्स के तरीके हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप 1 साल में नहीं तो 3, 4, 5 साल की प्लानिंग के ज़रिए अपना घर बना सकते हैं? कौन सी वो एज है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी 30-35 साल की उम्र में अगर आपके नाम छोटी मोटी प्रॉपर्टी या फिर कोई इस तरह का एसेट नहीं है तो शायद आप इतने कामयाब नहीं हैं, आप समझदार नहीं हैं, आपने अपनी फैमिली का ख्याल नहीं किया। ये वो प्रेशर है जो हम में से तमाम ही घराने महसूस करते हैं। ख़ास तौर पे बार बार लोगों को कहा जाता है कि जब आपकी फ़ैमिली बड़ी हो रही है उस वक्त आप देखें अखराजात, स्कूल की फ़ीसेस, घर की जो किचन एक्सपेंडिचर्स हैं, बच्चों के दूसरे अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए बेशक अगर दोनों वालिदैन भी कमा रहे हैं, सेविंग्स करना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान में सेविंग्स का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? क्या आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारी जो बहुत एक ट्रेडिशनल तरीका है कमेटियाँ डालने का, क्या उसके ज़रिए आप घर बना सकते हैं? तो ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद हैं इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। आज 10 बजे से ऑनवर्ड्स हमारे साथ रहिएगा। ख़ास तौर पे हम बात करना चाहेंगे एक मखसूस सैलरी की। अगर आपकी सैलरी लाख या 1.25 लाख के करीब है तो आप अपना घर कैसे बना सकते हैं? एक अंदाजे के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं, जितने भी तामीराती प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान की सिर्फ 11% आबादी के लिए, यानी सिर्फ पाकिस्तान की 11% आबादी उसको अफोर्ड कर सकती है। तो फिर बाकी लोग क्या करें? बाकी जो 89% लोग हैं उनके लिए हाउसेस का क्या होगा? तभी आप देखते हैं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी ये ऐलान किया है कि कम खर्च के और अच्छे हाउसिंग का ये जो मसला है इसको सॉल्व करते हुए 50 लाख घर बनाए जाएंगे। उनके जो लोग मुस्तहिक हैं उनका क्या क्राइटेरिया, इस पर भी थोड़ी बात करनी है। तो आज का शो घर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। अब जी ज़रा थोड़ी ट्रेंड्स पे नज़र डाल लेते हैं।
अगर आप फेसबुक पे हैं तो आपने पिछले एक हफ्ते में देखा होगा कि आपकी टाइमलाइन पे पुरानी और नई तस्वीरों का एक कोलाज आ गया है। इसको कहा जा रहा है जी 10 ईयर चैलेंज, यानी आज जब हम 2019 में या 2018 विच एवर योर पिक इज़ उसकी कोई तस्वीर लगाते हैं तो आप में पिछली एक दिहाई में क्या तब्दीली आई है, कि आपका चेहरा बदल गया है, कि आपका वज़न घट या बढ़ गया है। ये सवालात हैं जो आपके सामने रखे गए और चैलेंज असल में ये है कि आप अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर और आपकी बहुत ही लेटेस्ट तस्वीर को सामने लेके आइए। अब इसमें कई कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। लोगों ने कहा कि ये ट्रेंड आपको अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने कल बहुत ही मशहूर ब्लॉगर हैं जुनैद अकरम का पॉडकास्ट इसके बारे में देखा, तो उन्होंने कहा कि एक क़यास आराई जो इसके बारे में हो रही है, बल्कि लाइव वायर्ड एक ब्लॉग है, उसमें ये जिक्र किया गया कि असल में फेसबुक अपना एल्गोरिथम अपडेट कर रहा था, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी करेंसी ना ब्लॉकचेन है, ना डॉलर्स हैं, ना पेट्रोलियम है, बल्कि आपका डेटा है, यानी आपके बारे में इंफॉर्मेशन। ये बहुत सारी कंपनीज आपकी इंफॉर्मेशन माइन करती हैं और इसको आगे बढ़ा भी सकती हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, उन्होंने कुछ तरीकों का, कुछ ट्रेडिशनल तरीकों का अपने पॉडकास्ट में जिक्र भी किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहेंगे कि आपकी पुरानी तस्वीरें तो ऑलरेडी फेसबुक पे मौजूद थी, तो इस चैलेंज करने से कौन सा नया डेटा लोगों के सामने आ गया। सवाल ये है कि आपने हो सकता है 2009 में कोई तस्वीर अपनी फेसबुक पे डाली हो, लेकिन वो 2009 ही की तस्वीर है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर करोड़ों तस्वीरें आपने डाली, उसमें से आपको माइन करना ये भी एक मुश्किल हो सकती थी। तो शायद एक जो इसके बारे में कंट्रोवर्सी है कि 10 ईयर चैलेंज के हैशटैग के ज़रिए फेसबुक ने ये किया है कि आपके लिए अपनी मशीन ट्रेनिंग की है, आपके ज़रिए अपना एक एल्गोरिदम बनाया है, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग अपनी मशीन्स की है कि आपकी 10 साल पुरानी तस्वीर और आज की जो हालिया तस्वीर है उसको सामने रख कर एक फेस रिकग्निशन के एल्गोरिदम को मज़ीद परफेक्ट किया है। उनके लिए बहुत आसान है, 10 ईयर चैलेंज हैशटैग को सर्च करें, आपकी दी हुई तस्वीरों से अपने डेटा को अपडेट करें। इसके क्या फ़वायद या नुकसानात हो सकते हैं, ये एक लंबी बहस है, इस पर हम फिर कभी कोई प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से पहले सिर्फ यही कहेंगे कि इसमें पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी नज़र आई, पॉलिटिकल मीम्स भी आपने देखी। कुछ लोगों ने जी 30 ईयर चैलेंज भी लिया और 100 ईयर चैलेंज भी लिया। मुझे सबसे अच्छा इसके अंदर महानूर बलोच का एक मीम लगा, जिसके अंदर ये लोग कह रहे थे कि जी आप 10-10 की बात करते रह जाएं, 30 ईयर्स से देखे महानूर बलोच में कोई तब्दीली नहीं आई, वो आज भी उतनी ही दिलकश और उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। लेकिन हाँ जी, बहुत सारे लोगों में तब्दीली आई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये असल तब्दीली नहीं है, असल में फ़िल्टर और कैमरे का फ़र्क है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ट्वीट करके बताइए ऑन @सिद्रा_इकबाल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 10 ईयर चैलेंज तो आपने कबूल किया है या नहीं किया, उसका काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है। आपकी ट्वीट्स मुझ तक पहुंच रही हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि हम सब के पास एक बड़ा ही लिमिटेड पीरियड होता है। वो 10 साल है, 5 साल है या सिर्फ 1 साल, उसमें आपकी क्या लेगेसी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी साकिब निसार साहब, तो उनका नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जो उनकी कोशिशें पाकिस्तान में डैम बनाने के हवाले से, बहुत सारे अहम इशूज़ उन्होंने उठाए, आबादी का मसला, डैम बनाने का यानी जो मसला है, जिस तरह उस पर फंड रेजिंग की गई, आई थिंक दैट इज़ अ ट्रू लेगेसी दैट ही इज़ लीविंग बिहाइंड। लेकिन आज की जो टॉप न्यूज़ है, जो टॉप स्टोरीज़ हैं, एक नज़र उन पर भी डालते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। एक ज़माना था कि मंटो की तहरीरें लोग कंट्रोवर्शियल समझते थे, काफ़ी उन पे बात की जाती थी, उनको बहुत कोई पाए का अफसाना निगार नहीं समझा जाता था। लेकिन आज जब हम पलट के उनके काम को देखते हैं तो माशरे की ऐसी हकीकतें जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, उनको भी उसको उजागर किया उन्होंने। हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स ने सादत हसन मंटो के किरदार पे, उनके एक्चुअल उनकी बायोपिक्स में काम करके बहुत ही एजाज़ की अपने लिए बात महसूस की, बिकॉज़ एक ऐसा शेड उनकी पर्सनालिटी में नज़र आता है जो अपने वक्त से बहुत आगे था। आज हमने उनकी 64वीं बरसी पे एक खुसूसी रिपोर्ट उनके हवाले से बनाई है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी जनाब, किसी भी मसले का हल तलाश करने के लिए पहला स्टेप यही होता है कि आप उसको मसला गर्दानें,
उसको इसी नज़र से देखें कि एक इशू है, इसको सॉल्व करना है। मंटो ने मेरे ख्याल में इसी जद्दोजहद में पहला कदम आगे रखा, क्योंकि उस वक्त की पॉपुलर मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में बहुत सारे ऐसे इशूज़ को लेके आए जिनके बारे में बात करने से लोग कतराते थे। और आज फास्ट फॉरवर्ड सो मेनी ईयर्स लेटर हम देखते हैं कि लोग इन्हीं के साथ, इन्हीं मसाइल के साथ जूझ रहे हैं, जिसमें तबकाती फ़र्क की बात की जाती है, इनइक्वालिटी की बात की जाती है एंड मैनी अदर्स। है जनाब, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में हमारा सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं अचीवर्स एंड ड्रीमर्स से। अभी हाल ही में हमने देखा कि पीएसएन, एडेक्सेल और ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान ने एक तकरीब मुनक्किद की, और इस तकरीब में जो हाई अचीवर्स हैं जिन्होंने 2018 के ONA लेवल्स एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट्स की, उनको सराहा गया, उनको एक्नॉलेज किया गया। आज हमने उसी तकरीब में से चुनकर 2 तलबा को आपके सामने लेके आए हैं और इनकी अचीवमेंट के बारे में आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में एक तो अहम बात ये होती है कि अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि शायद हर खित्ते में, हर कंट्री में अलग अलग पेपर्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन पीएसएन, एडेक्सेल वही सेम पेपर्स, वही एक सब्जेक्ट का पेपर एग्जामिनेशन तमाम ही लोगों को, तमाम खित्ते को, जितने स्टूडेंट्स उस साल उस सब्जेक्ट के लिए अपेयर कर रहे हैं उनको वो पेपर देता है। तो हमारे लिए बहुत थी, लेकिन मैं खुसूसी तौर पे इन दोनों को यहाँ पे बुलाना चाहती थी, इनसे जानना चाहती थी कि इनका स्केड्यूल कैसा है और आगे अब इनके क्या प्लान्स है। तो अगर गुफ्तगू सबसे पहले मैं वानिया आपसे शुरू करूँ, इस्लामियात का सब्जेक्ट, उसमें आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया में टॉप किया है। इस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट थी, अभी भी आप समझती हैं कि आप इस्लामिक रिसर्च में आगे करना चाहेंगी, या इट जस्ट हैपेंड एज अ कोइंसिडेंस? इस्लामिया में मेरा इंटरेस्ट तो बहुत था और मुझे अच्छी भी लगती थी, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ा भी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। आगे भी अगर इस्लामियत का सब्जेक्ट मैं लूँगी तो फिर आगे इरादा है आपका? जी बिल्कुल। इसमें क्या तुम्हें ज़्यादा इंट्रीग करता है, इस्लामिक हिस्ट्री का पहलू या फिर कुरान की तफसीर? व्हाट रियली इंटरेस्ट यू इन? मुझे इस्लामिक रूल्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, जो कुरान में हमें अहकाम दिए गए वो पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके अलावा मैं जो खलीफा राशिदीन के बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो इसके अलावा जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे वो मतलब इश्तियाक है पढ़ने का, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से वो पढ़ती हूँ। सही। और माशाल्लाह हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में से स्टूडेंट्स ने इसको अपेयर किया, बहुत सारे दूसरे मुस्लिम ममालिक भी थे, तो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि वानिया बीइंग अ पाकिस्तानी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट। असरा, आपकी तरफ आना चाहेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे ए स्टार्स एंड एज़ लेके आएँ, तो माशाल्लाह आपका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया है, तो लेकिन घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस और कुछ नहीं करो, सिर्फ पढ़ाई करो? नहीं, मतलब इतना प्रेशर तो नहीं था घर की तरफ से। अम्मी पापा बस लाइक कि प्लीज़ थोड़ा रेस्ट भी करो, एक स्केड्यूल बना लो। असल में सारा हाइप मैंने क्रिएट किया था कि मैंने बहुत लास्ट में आके पढ़ना शुरू किया, तो फिर अम्मी पापा ने भी कहा आप इतनी देर से पढ़ रही हो तो फोकस करो। हाँ, प्रेशर तो हमेशा ही होता है। अच्छा, एग्जाम्स इज प्रेशर। और जिन सब्जेक्ट्स में तुमने ए स्टार्स लिए उन्हीं को आगे कंटिन्यू करने का इरादा है? वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं पहले? जिनमें मेरे ए स्टार्स आए वो पहला उर्दू है, एंड देन इज लिटरेचर, लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बाकी में एज हैं फिर। ठीक है, तो आगे भी साइंस को कंटिन्यू करने का? आगे असल में मुझे आईटी में बहुत इंटरेस्ट है, आगे मैं इसी फील्ड को मतलब परसू करूँगी। अच्छा, आपसे अगर पूछना चाहें वानिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जब आप वर्ल्ड में किसी सब्जेक्ट में टॉप करते हो तो ये सोच के करते हो कि मैंने कोई रिकॉर्ड बनाना है, बिकॉज मेरे प्रोग्राम में ऐसे भी लोग आ चुके हैं जो इसी बात को अपना एम बना के, अपना नस्बुल ऐन बना के चलते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेने, ज़्यादा से ज़्यादा एज लेने। तुमने सिर्फ मेहनत की थी अच्छे मार्क्स के लिए, या मेहनत की थी ये सोच के कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने बस मेहनत करी थी कि बस ए स्टार आ जाए। मेरा जो वो था, गोल था, वो था कि ए स्टार किसी तरह आ जाए। मैंने उसी के लिए मेहनत करी थी। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मतलब बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे किसी भी मिस्टेक के बगैर, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हो गया। अच्छा, और जब पता चला, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई होगी, स्कूल में ख़बर आई और फिर तुमने पेरेंट्स को बताया, वो मोमेंट कैसा था? कैसा बताया, यानी तुम्हें खुद कैसा महसूस हुआ? पहले तो मुझे यकीन नहीं आया था। जब मैंने अपनी मार्कशीट देखी कि 100 आउट ऑफ 100 आए, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब बाहर आई, सब एकदम सबको पता चला, सबने इतना मुझे वो करा कि मम्मा पापा दे वर क्राइंग। सो
आई वाज सो, फिर मुझे पता चला कि ये हो गया, फिर मैं बहुत खुश थी। अच्छा, तुम्हारे और बहन भाई भी हैं? आर यू द एल्डेस्ट या? यस, आई एम द एल्डेस्ट एंड आई हैव 2 मोर सिबलिंग्स। अब बड़ा प्रेशर उन पे बन गया होगा, अब उनको अचानक से ये मुश्किल पड़ गई होगी कि भाई वानिया ने अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, हमें भी लेने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह व्हेन यू स्कोर्ड लाइक 5 A stars and 3 A's, तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, इट गोज विदाउट सेइंग। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं रिजल्ट से पहले वो भी घबरा रहे होते हैं या उनको पता होता है कि अच्छा ही होगा? My mother would be laughing right now because before the result I was so nervous, I was crying. Even before the result I was crying so much. रोते हुए गई, रोते हुए आई एंड मैं अपना रिजल्ट देखने अंदर नहीं जा रही थी। मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं है, बस किसी भी कॉलेज में हो जाए, अब मुझे देखना ही नहीं है। एंड देन व्हेन आई गॉट देयर द टीचर्स वर हगिंग मी एंड ऑल, आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर दैट, बट बिफोर दैट so unsure. I didn't know what is going to happen with me. Why is that? मैं दोनों से ये पूछना चाहती हूँ और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है क्योंकि माशाल्लाह हमारी यूथ आप देख सकते हैं कि दे आर वेरी टैलेंटेड। हमारा एक बहुत ज़्यादा एकेडमिक एक्सेलेंस पे पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है। ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स फिट इन नहीं कर पाते, उनको इसी चीज़ से गेज किया जाता है कि तुम्हारा O लेवल्स में रिज़ल्ट क्या आया था, तुम्हारा A लेवल्स में रिज़ल्ट क्या आया था। हालांकि आगे ज़िंदगी में आपको एश्योरेंस के साथ कह सकती हूँ ये चीज़ कोई दोबारा नहीं पूछता, यानी जब आप कॉलेज में या प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो कोई नहीं पलट के पूछता कि तुमने O लेवल्स में कितने A's लिए थे, लेकिन उस वक्त इतना प्रेशर बनाया जाता है। आई एम वंडरिंग कि यू गर्ल्स परफॉर्म सो वेल, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो नर्वसनेस थी वो क्या नेचुरल है या तुम्हें लगता है कि अगर खुदा ना खासा रिजल्ट मुख्तलिफ आता, इतना अच्छा नहीं आता, तो इस बात से डर लगता है कि भाई पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? असल में जो कंपटीशन हमारा वो बहुत ही कम्पिटेंट बच्चे हैं, मतलब हमें पता होता है कि अगर हम अच्छे हैं तो और दूसरे लोग भी तो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे साथ एक और जो फैक्टर ये था कि माय एल्डर सिस्टर इज ऑलरेडी एन हाई अचीवर, तो थोड़ा प्रेशर भी था कि आई हैव टू लाइक परफॉर्म लाइक। घर में कंपैरिजन होता था तुम लोगों के रिजल्ट्स का? होता था। ये दिस इज अनफॉर्चुनेट है। हाँ, अगर आपके यंगर सिबलिंग्स हैं या एल्डर हैं तो आपके एल्डर से होगा और फिर आपके रिजल्ट का आपके छोटे भाई बहनों से होगा, तो ये तो लाइक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मॉक्स में या, लेकिन आप ज़रा कॉन्फिडेंस चेक करें कि बस जी थोड़ी बहुत मेहनत कर ली थी तो बस A आ गया, ये गनीमत है। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रेशर वी आर टॉकिंग अबाउट। और मैं इस सेरेमनी में मौजूद थी और मेरा एक ही मशवरा है तमाम स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि वी पुट जॉय एंड हैप्पीनेस एट द सेंटर फॉर दीज स्टूडेंट्स। यानी आप, ठीक है, हम ये बात करते हैं कि एक ही उम्मीद लगाइए, हम सब ने बतौर स्टूडेंट ये जुमला ज़रूर तुम लोगों ने सुना होगा, भाई एक ही चीज़ मांगिए तुम लोगों से, पढ़ के दिखा दो, पढ़ लो, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। लेकिन ये जुमले हम कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ नहीं करते कि इन स्टूडेंट्स पे कितना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। आई मीन इट इज़ नॉट देयर एज टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड इज़ अ कम्पिटिटिव प्लेस। आप एक सब्जेक्ट में स्कोर करें तो इस नीयत से करें कि जी मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने का पैशन है, मैं इसमें आगे कुछ और करना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, ना सिर्फ इससे कि भाई लोग क्या कहेंगे, मुझे मेरी बहन के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे तो लोग मुझसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। बट दिस इज़ अ रियलिटी। मुझे बताओ वानिया, अब ख़ानदान में माशाल्लाह आपने तो धाक बना दी है, आने वाले बहन भाइयों के लिए मुश्किल ऑलरेडी कर दी है, कज़न्स वगैरह का क्या रिएक्शन था? जी बिल्कुल, कज़न्स का भी उसी टाइम, मतलब बहुत सारे कज़न्स मेरी एज के, तो उनके भी उसी टाइम रिजल्ट आने थे आगे पीछे, तो हमारा बहुत कॉम्पिटिशन था एक दूसरे से, हम मजाक में एक दूसरे को बोलते रहते थे। और जब रिजल्ट आया तो मेरा सबसे अच्छा था और उसके बाद बाकी सबका भी रिजल्ट आया, उनका भी इतना बुरा नहीं लेकिन अच्छा आया, पर मेरा सबसे ज्यादा अच्छा था। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी है। प्रिंसेस बन गई हो घर में, अब तुम्हारी मिसाल दी जाती है। थोड़े दिनों तक तो यही आओ भगत होगी, जाती है तो स्पेशल वाली पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स आती होंगी तुम्हारे लिए कि भाई वानिया आई है और वानिया का देखो रिजल्ट कितना अच्छा है। मुझे बताओ कि जब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, तुमने जैसे खुद कहा कि यू नो कंपटीशन की एक फीलिंग थी, तो नोट्स वगैरह शेयर करती थी फ्रेंड्स से, कज़न से, या सब अपना अपना? नहीं भाई, मेरा ये था कि मैं खुद ज़्यादा नोट्स मैंने बनाए नहीं, मैंने खुद लोगों से लिए थे। मुझे ये एक बात समझ नहीं आती, जितने टॉपर्स से आज तक मैंने बात की है वो यही कहते हैं जी हमने तो ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं की है, तो गॉड गिफ्ट पता नहीं कैसे हो गया, ना मैं नोट्स बनाती थी, मैं तो दूसरों से देख के थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ये लोग होते हैं जो उन्होंने 5 महीने पहले याद करना, रिविजन्स करना, सब चीज़ें की हुई होती हैं, लेकिन दूसरों को कह रहे होते नहीं मैंने तो कुछ खास नहीं पढ़ा। अच्छा, तुमने क्या पढ़ा है? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मगर जो लोग होते हैं ना वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं यार तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ऐसे ही किया होगा ना, मतलब। बट क्योंकि लास्ट जो डेज थे उसमें हम लोग जो ना अपने फ्रेंड के ग्रुप के साथ कंबाइंड स्टडी सेशन होते थे, तब असली में पता चलता था किसने कितना पढ़ा हुआ है, एंड तब तक भी इट वाज
अच्छा, पढ़ाकू साथ ही वाला सीन हो गया कि सब मुझसे नाराज हो जाते कि मेरे कैसे इतना आ गए। किसी फ्रेंड के खराब रिजल्ट आया, लाइक मतलब रिजल्ट आया? ऐसा है जैसे दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड दे वर डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट। मतलब बाकियों का अच्छा भी आया है, काफी का बहुत, मगर जिसमें यू डोंट गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, तो कुछ बहुत भी डिसअपॉइंटेड हैं तो वो फिर डिस्कस नहीं करते रिजल्ट, वो कहते हैं प्लीज क्लोज द, वो गायब हो जाते हैं। फिर ये वो जो कांग्रेचुलेशंस वाली मैं, वो फेसबुक से भी गायब हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं करते आपसे थोड़े दिनों के लिए। वेल थोड़ा सा उनको भी टाइम दीजिए, दिल बी फाइन विद इट। बट वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस वानिया एंड असरा, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू है। कंग्रेट जॉय, उसको मेक इट अ प्रायोरिटी इन लाइफ। इसी के साथ बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और एक्शन का रिएक्शन जो हमारा बड़ा ही पॉपुलर सेगमेंट है, उसमें आज बात होगी चीफ जस्टिस की ओथ टेकिंग सेरेमनी के हवाले से, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन आज एक बहुत अहम दिन, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की आज ओथ टेकिंग सेरेमनी डेजिग्नेटेड है, जो कि ऐवान सदर में होगी। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे कि इस सेरेमनी पे, जिस पे सबकी निगाहें मरकूज हैं, और हमने देखा कि एक फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ जिसके अंदर खोसा साहब ने द डेजिग्नेट सीजेपी उन्होंने बात भी की, किस तरह देखते हैं उनकी पर्सनालिटी और उनके प्रोफाइल को? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? जी सिद्रा, इस तरह से है कि आसिफ सईद खोसा साहब जो है, अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करें, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी रिकॉर्ड दर्ज है उनका, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ही वाज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, बैचलर्स में, एलएलबी में, फिर मेरा ख्याल है मास्टर्स उन्होंने किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो वो हमेशा से टॉप पर रहे हैं। फिर एज अ लॉयर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत अच्छी थी, एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, एक्सेप्शनल थी। देन ही वाज एलिवेटेड टू द बेंच हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे केसेस के फैसले किए, और फिर 2010 में उनकी एलिवेशन होगी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब से वो जज हैं तकरीबन 8 साल हो गए हैं, 11,000 के करीब रिकॉर्ड केसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं, विच इज अ रिकॉर्ड कि एक सिंगल जज ने इतने केसेस किए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी किए। और आप देखिए कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल और कंट्रोवर्शियल केसेस भी किए हैं, जिसमें क्रिमिनल साइड पे आसिया बीबी का केस भी आता है, जिसमें मुमताज कादरी का केस भी आता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बहुत सारे ऐसे थे जो खोसा साहब ने किए। नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है, आपको याद होगा कि पहले जज जो उस बेंच में थे, 5 रुकनी बेंच था, 3 में से 2 जजेस ने फैसला सुना दिया था, बाकी 3 ने जेआईटी को केस भेज दिया था। तो उन 2 में से जिन्होंने नाअहली का फैसला सुनाया था और वो गॉडफादर की टर्म इस्तेमाल की थी, वो भी आसिफ सईद खोसा साहब थे। तो पोटेंशियल तो बहुत है, कॉम्पिटेंट भी बहुत है, इंटेलेक्चुअल भी समझे जाते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि कोई मस्बत तब्दीली ऐसी आएगी लीगल सिस्टम में जिसके अच्छे नताइज नहीं। अच्छा बैरिस्टर साहब, यहाँ पे जानना चाहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ अ नंबर ऑफ सोशियो लीगल इश्यूज बनकर उभरे, जिस तरह के उन्होंने आबादी के मसले के हवाले से, स्कूल फीसेस के हवाले से, एंड प्लस डैम के लिए जो फंड रेजिंग का किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स ओनली नेचुरल कि लोग कंपैरिजन में भी पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव साकिब निसार साहब ने लिए, इसको खोसा साहब किस तरह आगे लेके चलेंगे? मैं समझता हूं कि आसिफ सईद खोसा साहब की अपनी एक डेफिनेशन है जुडिशियल एक्टिविज्म की, साकिब निसार साहब की अपनी थी। साकिब निसार साहब ने जिस तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म किया है, गो कि उनको बहुत ज्यादा पजीराई में लिया है, उसकी बुनियाद पे जिस तरह से आपने खुद कहा कि डैम्स के हवाले से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, प्राइवेट स्कूल्स की फीस में 20% कमी के हवाले से उन्होंने इनिशिएटिव लिया, सरकारी जमीन जिस पर नाजायज कब्जा हुआ था उसको वागुजार कराने के हवाले से लिया, मिनरल वाटर कंपनी जिनके हवाले से वो कहते थे कि अरबों रुपए का पानी जेरे जमीन ये निकाल कर इस्तेमाल कर गए अपने प्राइवेट यूज में, और उन्होंने अरबों रुपए बनाए और रियासत को कोई पैसा नहीं दिया उस हवाले से। तो इन तमाम चीजों में उन्हें बहुत पजीराई मिली है। लेकिन एक जो दूसरा पहलू था जुडिशियल एक्टिविज्म का, जो साकिब निसार साहब कह रहे थे, वो ये था कि वो सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में खुद से जाते थे, रेड्स भी करते थे। मुझे लगता है कि आसिफ सईद खोसा साहब का स्टाइल ये नहीं होगा। बिल्कुल।
मुझे लगता है जहां पर उन्हें लगे, देखिए आर्टिकल 184(3) जो है वो ये कहता है कि जब कभी किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन या खिलाफ वर्जी हो रही है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का, मुफादे आमा का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अस खुद नोटिस ले सकती है। आपने कल का जो रेफरेंस था जिसका भी हवाला आपने दिया, खोसा साहब ने उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि हम आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल वहां पर करेंगे जहां पर इसकी जरूरत होगी और कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि उनके सामने, उनकी इल्म में जब भी कोई ऐसी बात आएगी जो आर्टिकल 184(3) पर पूरा उतरती है, तो वो उस पर असखुद नोटिस लेते हुए हुकूमत को डायरेक्शन देंगे, मुतलका महकमे को डायरेक्शन देंगे कि वो अपना काम करे। लेकिन शायद इस तरह से खुद से जाकर रेड करना या खुद से डैम फंड, जैसे मियां साकिब निसार साहब ने जी एक डैम फंड सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में एक बना दिया और फिर फंड रेजिंग के लिए भी खुद जाते रहे। मेरा ख्याल है कि शायद आसिफ सईद खोसा साहब इस हद तक नहीं जाएंगे। और लेकिन एहतशाम साहब, आपने खुद जैसे कहा कि इसका इंडिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि फुल रेफरेंस में भी कल दिया गया जब उन्होंने कहा कि सुओ मोटो नोटिसेस में कमी आएगी। इन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन जैसे अगर हम ब्रिटिश पार्लिमानी निज़ाम देखते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो वहाँ पे शायद ऑल थ्रू आउट द हिस्ट्री 3 सुओ मोटो नोटिसेस लिए गए होंगे बाय द चीफ जस्टिस। बहरहाल इस वक्त जो 2-3 केसेस जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हुए हैं, एक तो पॉलिटिकल केसेस हैं, जिस तरह के हमने देखा कि मुआविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर के शहजाद अकबर साहब ने इस बात का इंदिया दिया कि जी इसी डायरेक्टिव को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया गया है। लेकिन ये वक्ती फैसला है। क्या आप समझते हैं कि खोसा साहब के आने की वजह से अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि ये वक्ती फैसला है और प्रेशर दोबारा आएगा अपोजिशन जमातों पे? आपका इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? एक तो सिद्रा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया सो मोटो नोटिसेस के हवाले से, जो आपने कहा कि 3 सो मोटो नोटिसेस लिए गए ब्रिटेन में। देखिए, जिन माशरों में और जिन रियासतों में सिस्टम्स काम कर रहे हो ना, वहां पर असखुद नोटिसेस लेने की गुंजाइश नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती है। क्योंकि थाना काम कर रहा है ना, पटवार खाना काम कर रहा है, सिविल अदालतें, सिविल कोर्ट्स काम कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स काम कर रहे हैं, सेशन कोर्ट्स काम कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, फेयर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो रही है और ताखीर के बगैर हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और खोसा साहब ने इस चीज की तरफ इशारा किया है, मुझे लगता है कि इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द फैक्ट कि ये जो डिले है हमारे लीगल सिस्टम में, इसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। और इसके हवाले से उन्होंने कहा भी है कि हम कुछ करेंगे। मियां साकिब निसार साहब के ऊपर एक जो तनकीद बनती है वो ये है कि उन्होंने बाकी तो हर चीज के ऊपर फोकस किया, सरकारी स्कूलों पे, सरकारी अस्पतालों पे, मिनिस्टर्स पे, डैम्स पे, नाजायज कब्जों पे, लेकिन उनकी अपनी नाक तले जो मातहत अदालतें काम कर रही थी, जहां पर रोजाना लाखों की तादाद में लोग आते हैं इंसाफ के असूल की खातिर, उनमें कोई रिफॉर्म नहीं ला सके, कोई ऐसी इस्लाहात इंट्रोड्यूस नहीं करा सके जो मुस्तकिल तौर पर सिस्टम को बेहतर कर देती और असखुद नोटिस लेने की सबसीक्वेंटली गुंजाइश मौजूद ना रहती। तो इस वजह से वहां पर 300 मोटो नोटिस थे सिद्रा के वहां पर। जी एहतशाम, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी, कते कलामी की माफी, लेकिन थोड़ी सी वजाहत इस पर मजीद चाहूंगी क्योंकि मैं वहां मौजूद थी जो अभी एक बहुत हाई लेवल उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था पॉपुलेशन के हवाले से, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट तशरीफ लेके गए और ये एक मुश्तरका एफर्ट थी जिसमें द होस्ट वो साकिब निसार साहब। वहां पे उन्होंने इसी बात का इशारा देते हुए कहा कि ये शायद उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर था। उन्होंने कहा कि जी पार्लियामान में तमाम जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो बैठे हैं, इसके लिए लॉ मेकिंग करें, लीगल फ्रेमवर्क को बेहतर करें, क्योंकि इसी चीज़ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कम चंद मिनटों का वक्त मिलता है किसी भी एक जज को, जितने पेंडिंग केसेस इस वक्त पड़े हुए हैं। आज की अखबारों की हेडलाइंस भी यही कहती हैं कि 19 लाख से ज़्यादा केसेस इस वक्त छोटे बड़े पाकिस्तान की कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये थोड़ी सी एक वॉलीबॉल सिचुएशन है, ये काम साकिब निसार साहब के करने वाला था क्या, ये पार्लियामेंट ने करनी थी, लीगल फ्रेमवर्क को बेहतर बनाना जो इन चीज़ों को एक्सपेडाइट करती? देखिए, ये काम हुकूमत का भी था और इसमें चीफ जस्टिस साहब भी अपना किरदार अदा कर सकते थे। देखिए, अगर चीफ जस्टिस साहब अपना किरदार अदा कर सकते हैं बाकी तमाम मामलात में, डैम्स के हवाले से, सरकारी स्कूलों के हवाले से, सरकारी इदारों के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो ये अदालतों के हवाले से भी अपना किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मियां साकिब निसार ने अपने आप को ओवर वर्क किया, छुट्टी के दिनों में भी काम किया, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी नीयत जो थी वो थी कि मैं कोई बेहतरी ला सकूं
हूं, लेकिन निजाम में अगर कोई रिफॉर्म इस तरह के इंट्रोड्यूस करा दिए जाते जिससे लोगों को चीफ जस्टिस, देखिए एक चीफ जस्टिस कितने मामला सुन सकता है। मियां साकिब निसार साहब जब लाहौर रजिस्ट्री में आते थे, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होते थे कि चीफ जस्टिस के सामने जाके अपनी इस्तदा करेंगे और अगर उन्होंने खुद नोटिस ले लिया तो हमारा फायदा। लेकिन इट इज ह्यूमनली नॉट possible for a single person to take up so many matters and then decide them. So therefore इसका जो alternative था वो ये था कि अदालतों में कोई इस तरह का रिफॉर्म लाया जाता, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब आपको याद होगा जब दोबारा बहाल हुए थे तो 2009 में एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी लेकर आए थे, लेकिन बदकिस्मती से उसका भी तलाक नहीं हुआ। तो साकिब निसार साहब ने तो कोई इंट्रोड्यूस भी नहीं कराई नेशनल जुडिशल पॉलिसी। तो हुकूमत को अपनी जगह काम करना पड़ेगा, जजेस की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। सही। And coming back to my initial question, एहतिशाम साहब, what about the political case? रावल साहब के खुद इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम डाला जाए या ना डाला जाए ECL में। देखिए ये तो हर जज की अपनी एक जजमेंट होती है। जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक है, JIT की रिपोर्ट जो है उसके नतीजे में चीफ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार साहब ने एक तनकीद ये भी आई कि उन्होंने कहा कि बिलावल साहब का नाम JIT रिपोर्ट में जहां जहां पर दर्ज है वहां से डिलीट कर दिया जाए, और बिलावल बच्चा है, वो मासूम है, उसको कुछ नहीं पता था। तो बट द सेम आर्ग्यूमेंट कुड हैव गॉन इन फेवर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज या फिर हसन या हुसैन नवाज के हवाले से, लेकिन वहां पर एक ट्रायल चला। तो कहने का मकसद ये है कि लॉ जो है, कानून जो है, उसकी नज़र में सारे बराबर है और सबके लिए एक जैसा इतलाक होना चाहिए कानून का। तो आसिफ सईद खोसा साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे लगता है जो आपका सवाल है एग्जैक्टली कि वो ECL में नाम जाएगा नहीं जाएगा, मेरा ख्याल है कि वो खुद सो मोटो जुरिस्डिक्शन में इस तरह के बहुत सारे मामलात के फैसले नहीं करेंगे। सही। वो जो मुतल्लिका महकमे हैं उन पर छोड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए अगर वजारत दाखिला का काम है ना, हुकूमत का काम है कि अगर कोई शख्स उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है उसका नाम ECL में डालना चाहिए। कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई जिसके बाद वो कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये किस तरह का क्राइटेरिया कि पूरी कैबिनेट को बिठाए फिर भाई वजारत दाखिला का काम है। अगर वजारत दाखिला को लगता है कि एविडेंस मौजूद है और ये बंदा पाकिस्तान से फरार हो सकता है तो आप ECL में नाम डाल दीजिए। अगर गलत डाला है तो फिर उसको वो बंदा कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट का। तो आसिफ सईद खोसा साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, तो आप डाल दीजिए। बिल्कुल सही। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है ये बहरिया टाउन कराची के हवाले से भी, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ निगोसिएशन जैसी सिचुएशन बन गई जहां पे कहा ये बार बार जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जी मलिक रियाज साहब की ऑफर को कबूल ना किया, कहीं उस पर मजीद बात हो रही है। उस केस को आप आगे बढ़ता हुआ कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इंसाफ के तकाजों के मुताबिक वो केस भी आगे बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ेगा तो ये मेरी और आपकी और 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बदकिस्मती होगी। वैसे आप सारे बड़े मुश्किल सवाल पूछ रही हैं आज मुझसे, और वो भी सुबह सुबह। जी आज देखिए वोट टेकिंग सेरेमनी है, मुश्किल सवाल तो बनते हैं, लेकिन बैरिस्टर इश्ताम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। और जिस तरह के हम देख सकते हैं कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से भी जजेस तशरीफ लाए हैं इस वोट टेकिंग सेरेमनी के लिए, इसको आप बराह रास्त देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पे। एक बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन बैरिस्टर एहतिशाम फॉर बीइंग हियर विद अस दिस मॉर्निंग। अब बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद घर और मकान का फर्क और आप अपना घर कैसे बना सकते हैं इस पे बात करेंगे। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वी आर बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। आप वालिदैन से बात करें, यंगस्टर्स से बात करें, प्रोफेशनल से बात करें, सबकी कहते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, कोई आपके घर आया है तो यही आपसे सवाल करेगा ये आपका अपना घर है या आप किराए पे रहते हैं, अगर वो थोड़े से मुँह फट हैं। दूसरा ये कि शादी ब्याह का भी अगर मामला होता है तो लड़की वाले लड़के वाले एक दूसरे से ये ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे
जहन में पता नहीं क्यों ये ख्याल है कि किराए का घर इज़ एक्चुअली अ लीकेज फ्रॉम आवर अर्निंग्स, कि भाई एक जगह बस आप दरिया में पैसे डालते जा रहे, कुएं में डालते चले जा रहे और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो हर दिल में ये ख्वाहिश है कि अपना घर होना चाहिए। आज की महंगाई के दौर में, मुलाजमत के दौर में लोगों के लिए अपना घर सिर्फ एक ख्याल ही बनकर रह गया है। कुछ लोग आपको अक्सर कहते होंगे जी अब सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते तो ये मसला नहीं होता, एक ज़माने में ये प्लॉट 5 लाख रुपए का मिल रहा है, आज ये 50 लाख का हो रहा है। लेकिन आप इसके अंदर जो अंडरलाइंग अजम्पशन है वो भूल जाते हैं। जब वो 5 लाख रुपए का था तब भी आपके पास 5 लाख रुपए नहीं थे, आप उस वक्त भी गरीब थे, या आपकी उस वक्त भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़राब थी। तो आज का हमारा सब्जेक्ट यही है कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, जो कि एक साइजेबल मिड टियर तनख्वाह की मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में, तो आप अपना घर कैसे बनाएंगे। प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कई स्टडीज़ इस तरफ इशारा करती हैं कि इस वक्त जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं, जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हाउसिंग के बन रहे हैं, वो पाकिस्तान की सिर्फ 11 से 15% आबादी अफोर्ड कर सकती है। तो बाकी लोग क्या करें? क्या हम सिर्फ किराया ही देते रहेंगे? और फिर सरमायादारों के लिए भी ये बड़ा ही एक ईजी फार्मूला बन गया है। बहुत सारे लोग प्लॉट्स लेते हैं, उसके ऊपर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं और उसके किराए से अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। दिस रेंट सीकिंग, अगर आप इकोनॉमिक्स में देखें तो एक बहुत पुराना फार्मूला है। इट इज़ नॉट द वे हाउ इफेक्टिव इकोनॉमीज वर्क। तो हम इस पर बात करना चाहते हैं। आज मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल है जो आपको ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात भी करेगा कि कितना अरसा एक रियलिस्टिक टाइम है। हम अपने लिए ख्वाब देखते हैं ना कि जी 1 साल में अपना घर बना लेना है, वो देखें जी हक हलाल की कमाई से तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप हक हलाल की जो आपकी सैलरी आ रही है उसको कैसे मैनेज करें कि मे बी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स आप अपना घर अफोर्ड कर पाएंगे। क्या आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कमेटी डालनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू डू। एंड ओवरऑल भी खुदा न खास्ता अगर आज कल किसी पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो आपकी एक हेल्दी सेविंग ब्रैकेट क्या होना चाहिए। आपकी जो भी तनख्वाह है उसका कितना % जो है वो आप अखराजात में सर्व कीजिए और कितना बचाइए, कितनी बचत कीजिए। ये हमारे आज के कुछ अहम सवालात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज जी जनाब ताहिरा रज़ा साहिबा, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं फर्स्ट वुमेन बैंक की, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक हैं जनाब अब्दुल करीम आदिया साहब। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल्सो कनेक्टेड टू द एकेडमिक्स, क्योंकि ये यंग ग्रेजुएट्स की भी बात हो रही है। हमारे यहाँ बंदे की 30वीं सालगिरह होती नहीं है कि हम उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि तुमने कोई प्लॉट भी खरीदा है, कहीं घर में इन्वेस्ट किया भी है या नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक, हु इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड वर्क्स क्लोजली विद यंग ग्रेजुएट्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहले अगर अब्दुल करीम आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँ, क्या ये वाकई सच है कि जी अपना घर बनाने के लिए पहले 5, 10, 15 साल मुशक्क़त करें, पाई जोड़ें, या कोई और आसान तरीका भी है? देखिए, थैंक यू वेरी मच सिद्रा। पहली चीज़ तो ये है कि घर जो है वो हमारी आवाम के लिए ख्वाब है जी, और ख्वाब पूरा करना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेहनत तो करनी पड़ती है 5, 10 साल, 15 साल, तभी जाके ख्वाब पूरे होते हैं। हमारे पास कई ऐसे बिल्डर्स हैं, कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो स्कीम्स लेकर आते हैं, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आवाम होती है वो चूँकि 100% इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती, सही, तो वो उन लोगों के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं कि जो ज़्यादती करते हैं, पैसे खा के भाग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो बदनाम होती है। हमारा ये प्लेटफॉर्म है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उस पर आए, वेरीफाई करके, एंड यू कैन ऑलवेज गेट दी डायरेक्ट बिल्डर। लेकिन क्या अंडरटेकिंग लेते हैं? आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही एक जमहूरी हुकूमत आती है तो बहुत सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आने लग जाते हैं, फिर कुछ ऐसे बात पता चलता है कि जी ज़मीन सही नहीं थी, वहाँ पे स्टॉप लग गया है, या फिर LDA या कोई आके उसको तोड़ के चला गया है। तो जो आपने कहा कि ट्रस्ट को तो कई जगह धचके लगते हैं, अब आप लोग क्या अंडरटेकिंग लेते हैं कि जी वेरीफाइड है, हाँ जी ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तमाम अपने तकाज़ों को पूरा करते हुए बनाया जा रहा है? देखिए मैडम, इशू ये आता है कि ज़मीनें जो है वो डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इशू है, जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा बिकॉज यू हैव शॉर्ट ऑफ टाइम।
बट द ओनली थिंग इज कि एसोसिएशन जो है वो हमेशा ये चेक करती है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जब मेंबरशिप लेने के लिए आते हैं कोई भी बिल्डर हो, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी पुराना या नया डेवलपर है, वो ज़मीन वेरीफाई ज़रूर करते हैं हम लोग उसको, हमारी इंटरनल वेरिफिकेशन होती है। अच्छा करीम, हम इस बात पे वापस आएंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ब्रेक की तरफ पड़ रहा है। जिस तरह कि हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की आज चीफ जस्टिस खोसा साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी है और उसी के लिए ऐवान सदर पे अब हम जा रहे हैं और आपको बराह रास्त ये सेरेमनी दिखाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का अहम सवाल यानी किस तरह आप अपना घर बना सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुलाजमत पेशा हैं, सैलरी क्लास है, अपनी सैलरी में अखराजात भी हैं, सेविंग्स कैसे करें, हाउ डू यू सेव अप फॉर योर ओन हाउस, दैट्स अ $1 बिलियन क्वेश्चन। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। क्या करें जी, जिनकी नौकरी है, सैलरीज़ हैं, अल्लाह तवक्कल करें, किसी मौजज़े का इंतज़ार करें, कोई साउंड प्रोजेक्ट्स बता दें आप, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए? देखिए मैडम, हमारे जो बिल्डर्स हैं वो क्लिफ्टन से लेके सुरजानी और फिर उससे आगे भी कई जगह पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जी। यू जस्ट नीड टू वेरीफाई कि वो आबाद का मेंबर है या नहीं। अगर आबाद के परमानेंट मेंबर हैं और उनकी जो मेंबरशिप है, जो उनका प्रोजेक्ट है वो आबाद की मेंबरशिप पे आता है, तो उन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि हम क्लिफ्टन पे ही ख्वाब देखें। जब आपको शुरुआत करनी है तो लोग यूजुअली बीसी भरते हैं कि भाई हमारे कुछ पैसे जुड़ जाए। बीसी भरने से बेहतर ये है जो ROI होती है, कोई भी एक कारोबारी जहन का आदमी वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम बीसी तो भरते हैं लेकिन वो 50,000 जमा होने के बाद 50,000 ही रहते हैं। प्रॉपर्टी वो वाहिद बिजनेस है या वो वाहिद इन्वेस्टमेंट है कि या तो वो बैंक में जमा कराए, जो कि यूजली लोगों को इंटरेस्ट बेस की वजह से वो लोग पसंद नहीं करते। तो प्रॉपर्टी वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें आप 50,000 रुपये या 5,000 रुपये से बुकिंग स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे पर्सनली कोई लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि ये एक बबल है। यानी आप वाकई अगर देखें कराची के, पाकिस्तान के पॉश तरीन इलाके, क्या आप जस्टिफाई कर पाते हैं विद द अमाउंट जो उनकी मालियत आजकल घरों की दिखाई जाती है? यानी कहाँ आप एक ज़माने में कहते थे करोड़, तो आपको लगता था करोड़ बहुत बड़े रुपए, अब तो जी 20-25 करोड़ रुपए की बात हो रही है। एक पेंट हाउस है वो 40 करोड़ का है। आई मीन ये हाउ इज ये जो अमाउंट बढ़ती जा रही है, ताहिरा साहब आप क्या कहेंगी? और यही वजह है कि ये अमाउंट तो बढ़ रही है लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये जो पेमेंट्स होती हैं, जो लेन देन होती है, उसमें फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आपके पास बहुत लिमिटेड है। एक ज़माने में आपने शुरू किया, अब उसमें भी कदगन लग गई है कि जी अपार्टमेंट के लिए नहीं हो सकता, या एक प्लॉट के अगर पोर्शंस हैं तो उस पर आपको नहीं मिलेगी, एक सर्टन परसेंटेज होगी। पूरी दुनिया में अगर आपको फाइनेंसिंग लोन्स मिलते हैं वो 20-25 साल के होते हैं। पाकिस्तान में अपर लिमिट 20 इयर्स है, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। यानी अमेरिका वगैरह में आप देखें 100 इयर्स की लीज भी है, 30 इयर्स की लीज भी है। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ इट? देखिए फाइनेंसिंग पार्ट बिल्कुल आपने ये सही कहा कि जो फाइनेंसिंग पार्ट है उसमें देखिए बैंकर्स के लिए, अब जैसे हम रिस्क मैनेजमेंट की भी बात ये करते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर that you have got that long term funding available to you to be able to lend for that long. सही। और या फिर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप थ्रू मॉडलिंग ये प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पीपल वेरी रेयरली विथड्रॉ दैट अमाउंट एंड दैट स्टेज देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो एक तो वो मिसमैच का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली है कि आपके पास सेविंग के कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आएंगे आपको जो 20 साल का सेविंग सर्टिफिकेट आपको दें। सही। बिकॉज एक तो हमारे यहाँ इनकन्सिस्टेंसी, वॉलेटिलिटी हर चीज़ में इतनी है, फिर पॉलिसीज़ की सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप कोई प्रोडक्ट नज़र आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 5 साल का कोई नज़र आएगा, लेकिन उसमें भी आपको पैसा नज़र नहीं आता। वही एक ख़ास क्लास के लिए भी ये प्रोडक्ट्स या ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपके पास 50% मालियत जो भी उस प्लॉट की या घर की है वो आपके पास नकद या आपकी सेविंग्स पे ऑलरेडी होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस भी ऐसी है कि बैंक से भी अगर आप मज़ीद 50% जो बाकी अमाउंट के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो वो आपने 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 साल में वापस करना है। तो ये
सवाल फिर वही आ जाता है जो रज़ाक, अगर आप भी इसको अटेम्प्ट करना चाहें कि एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह अगर 50,000 से समझे 1.5 लाख रुपए तक है, वो किराए के घरों में ही रहेगा या वो अपना घर कभी बना पाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग अस इन योर स्ट्रीम शो। मैं इस कोटेशन से स्टार्ट करना चाहूँगा कि व्हेन यू आर फेल टू प्लान यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बहुत सीखा। जिस तरह सर ने भी बात की कि आप जिस तरह घर ख़रीदने के लिए कोई कमेटी डालते हैं, राइट, और उसमें आप 50,000 रुपये की अगर कमेटी है तो आपको 50,000 रुपये ही मिलते हैं। सही। उसमें कोई ROI, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ नहीं हो रही आपकी इन्वेस्टमेंट, कोई ग्रोथ नहीं है। तो अगेन द क्वेश्चन इज़ दैट कि हम जिस तरह हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, हम एक रैट रेस में हैं। लाइक मिडिल क्लास जो है वो मिडिल अपर को फॉलो कर रहा है, वो अपनी इस्तात को नहीं देख रहा लेकिन वो उसे फॉलो कर रहा है। सेम लाइक दैट वॉरेन बुफे और इस तरह की जितने भी इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, उन्होंने एक बात मेंशन की है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस एरा इज़ दैट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप जितने भी बड़े नाम अगर देखते हैं, रेवोल्यूशनिस्ट आप कॉल करें या इन्फ्लुएंसर आप देखें, जो बड़े नाम माजी में गुजरे, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जब आप इसके लिए सोचते हैं तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके पास आ जाती है कि लाइक फर्दर अगर फ्यूचर में कोई भी इसमें कितनी सच्चाई है? आई वांट टू ब्रिंग इट बैक टू करीम। लोग प्रॉपर्टी इसलिए बनाते हैं कि जी बड़ी साउंड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी जैसे हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, जब वक्त ज़रूरत आपका दिल करे कि जी मुझे ये प्रॉपर्टी बेच के फौरी तौर पर लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 30 लाख रुपए चाहिए, तो उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं होता। आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने प्रॉपर्टी यही साउंड इन्वेस्टमेंट के तौर पर बनाई थी, लेकिन जब लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है तो वो बिक के नहीं देती चीज़। आप क्या कहेंगे? मैडम आई थिंक चूँकि मैं इस इंडस्ट्री से 19 साल से वाबस्ता हूँ, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि प्रॉपर्टी नहीं बिकती। आपको अर्जेंट रिटर्न की ज़रूरत है, अर्जेंट पेमेंट्स की ज़रूरत है, तो आपको अर्जेंटली बेचना भी होता है, और उसका तरीक़ेकार ये नहीं होता कि आप अपनी मन चाहत प्राइस पे बेचें। सही। जो प्राइस मिलती है उसको निगोशिएट करें, बेचें, अपनी ज़रूरत पूरी करें। क्यों आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 5 लाख रुपए में ही बिकनी चाहिए तो ही मैं बेचूंगा, लेकिन ज़रूरत अपनी जगह पे खड़ी हुई है। इन अदर वर्ड्स वो जो एक परसेप्चुअल लॉस होता है, कुछ लोग कहते रहे कि जी हमने 5 लाख का प्लॉट खरीदा था, फिर किसी ने बताया कि अब उसकी मालियत ना 30 लाख रुपए हो गई है, फिर थोड़ी देर बाद डिप आया और जब आपको बेचने का वक्त आया तो वो 15 लाख में या 20 लाख में बिकी, तो आप इसी बात पर दिल पकड़ लेते कि हाय 10 लाख का नुकसान हो गया। ये जो परसेप्चुअल लॉस है करीम साहब, इसको कैसे दूर किया जाए? मैडम ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये हमारा नफ्सियाती मसला है, ये सिर्फ हमारी इशू नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है कि वो जो नफे में जो नुकसान होता है, जो हमारी नफे में कमी आप बल्कि कहें इसको, वो उसको भी कैलकुलेशन करते हैं, हमें लॉस हुआ है, आपने पेमेंट की है 5 लाख रुपए की, आपको 20 लाख रुपए का अगर वो बिक रहा है या 15 लाख रुपए का बिक रहा है, आप ROI चेक कर लें, किसी भी इन्वेस्टमेंट में 2-5 साल के अंदर इतने बड़े जंप्स नहीं आते। ठीक है। जैसे सर ने कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो अगर वो 15 लाख रुपए का चाह रहा है और आज आपको ज़रूरत है तो उसको बेचें और उसको ख़त्म करें। अच्छा, अगर किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आज शो का लार्जर मकसद ये है कि वो लोग जिनका अपना घर नहीं है, जो इस वक्त किराए के मकान में हैं, वो क्या डूज एंड डोंट्स, एक तो आपने बताया कि आबाद की वो वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें कि ये प्रोजेक्ट वेरीफाइड है या नहीं, ये बिल्डर की साख ऐसी है कि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं या नहीं, इसके अलावा किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? सर इसके अलावा आपने एरिया देखना होता है कि अगर वो मेन रोड पे एरिया है और आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 या 5 साल से पाकिस्तान आर्मी की वजह से हमें ये बेनिफिट्स हुए हैं कि कराची का जो सुकून है वो दोबारा आया है। तो अब तो एरियाज बहुत सारे अच्छे हो गए हैं, जैसे मैंने आपको कहा सुरजानी में भी है, न्यू कराची की तरफ है। मैंने प्रोजेक्ट एक अनाउंस किया था 2010 में, जिसकी 5,000 रुपये बुकिंग थी, 1,000 रुपये महीना था, और 2.5 लाख रुपए का फ्लैट मैंने दिया है। एनीबडी कैन कम एंड वेरीफाई दैट फाइल्स, वो मेरे पास फिजिकली भी मौजूद है। पॉइंट ये है कि यू नीड टू लुक फॉर द राइट टाइम at the right place. Is there ever a right time? एक तो होता है ना, हमने अपनी खुद जहन में एक टाइमलाइन बनाई हुई है। तारा आपके पास आना चाहूँगी, आमतौर पे ख़वातीन इस पे बहुत चिक करती हैं और ये उनके लिए एक पॉइंट ऑफ पेन भी होता है। हर दफ़ा लोग अस्यूम करते हैं कि शादी अगर 5-6 साल गुजर गए तो अब हमें प्लानिंग करनी चाहिए, जिस तरह बाकी चीज़ों की प्लानिंग करें, अपने घर की प्लानिंग। आपने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है एज यू नो फर्स्ट वुमेन बैंक के प्रेसिडेंट भी। ख़वातीन की क्या साइकी है, उनके लिए अपना घर कितनी अहमियत का हामिल होता है? देखिए, इसमें एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बहुत इशू है
बिकॉज अगर खातून अपने आप को सिक्योर नहीं समझती, शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, तो उसको सिर्फ ये लगता है कि अगर मेरे पास कोई घर होगा तो मुझे घर से निकाल नहीं सकता कोई, और मैं कम से कम बच्चों को यहाँ लेकर बैठी रहूँगी, क्योंकि जब उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती तो शी वांट्स टू स्टिक ऑन टू समथिंग एंड द शेल्टर कम्स फर्स्ट। उसके पास सही। तो ये तो एक, मैं एज अ वुमन ये कह रही हूँ, जो हम इतने लोगों को देखते हैं या मिलते हैं, तो ये एक साइकी डेफिनेटली है, और इसमें कोई कबाहत नहीं है कि यू विश टू हैव योर ओन हाउस। लेकिन जैसे आपने बात की कि 50,000 से और 1 लाख की इनकम के दौरान लोगों को क्या करना चाहिए और what is the right time for an investment, so today is the right time. So obviously क्योंकि ना पास्ट आप दे सकते हैं, आपको जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी चीज़ करनी है, वो आज से आप एज वाइज क्या कहना चाहेंगे? यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आपने बैंक से फाइनेंसिंग करनी है या ये प्लानिंग अर्ली ऑन शुरू करो ताकि जो आप 40-50 साल की उम्र में अपना घर हो, ठाट से बैठें, वरांडे में ज़रा कुर्सी डाल के चाय पिएं, अखबार पढ़ें, वो जो एक हमने एक जहन में इमेज बनाया हुआ है, उसके लिए क्या मिड-20s में आप प्लानिंग शुरू कर दें, 30 साल की उम्र में प्लॉट में इन्वेस्ट करें, क्या करें? यानी आप टाइमलाइन कैसे देखते हैं? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स। मेरी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस आपकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस से डिफरेंट हो सकती हैं। सही। I may like to pursue my education. I may like to make sure that my children are first educated before I think. तो ये हर एक की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। जैसे आपने कहा कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो किसी भी चीज़ की सक्सेस का नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहली प्रेफरेंस, इफ़ आई वाज टू मेक अ चॉइस, आई वुड मेक श्योर दैट माई चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एंड दे आर हेल्दी। The rest of the things are only possible once both these things are there. अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर रज़ाक आपके पास ले जाऊं, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि प्रायोरिटी अगर फैमिली यूनिट है, बच्चों की तालीम, उनकी आला तालीम बहुत अहम है। अब जो यंग ग्रेजुएट्स आप जिनको देख रहे हैं, जो अपनी पहली दूसरी तनख्वाह यानी नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं या करियर के पहले 5-6 साल, उनमें तो कभी मैंने ये मैच्योरिटी देखी ही नहीं। बहुत कोई शाज़ो नादिर ही मुझे कोई ऐसा बच्चा नज़र आता है या स्टूडेंट नज़र आता है जो अपनी लेट 20s में, अर्ली 30s में इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू करे। हमारे यहाँ आम तौर पे लोगों का रवैया यही है कि जी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद कुछ अरसे बाद सोचना शुरू किया। पहली जॉब्स में तो हम सेविंग ही नहीं करते। ये एटीट्यूड कुछ तब्दील हो रहा है, नहीं हो रहा? चूँकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, और हम वर्कशॉप्स भी करवाते रहते हैं, तो ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। व्हाट हैव ऑब्जर्व, कैसे जो सर ने बात की, मैम ने बात की, उसमें एक चीज़ जो हर दोनों की बातों में कॉमन नज़र आ रही है वो है कि प्लानिंग की कमी है। ठीक है, जो भी यंग ग्रेड है, ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब विक्ट्री में लिखते हैं कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही कि आपके पास जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो उनको रियलाइज़ कौन करवाएगा, ये इनको खुद प्लान करना। जिसमें आपने इकनॉमिक बात की कि रेंट इज़ नॉट लाइक दैट गुड इन इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि जो बेसिकली वो कर रहे हैं, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ कंसर्न उनका ज़्यादा है। मैं एक बहुत ज़बरदस्त किताब पढ़ता था, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, बर्क हेजेस की किताब लिखी हुई है। इसमें 2 भाइयों का तस्करा है कि उनको टास्क दिया जाता है कि आप रोज़ाना डैम में 1 बाल्टी पानी भरकर आप डालोगे तो आपको $1 मिलेगा। अच्छा, तो दोनों को इस काम पे लगा दिया जाता है, दोनों डाल रहे होते हैं। लेकिन एक दिन एक भाई ने सवाल रेज़ किया कि हम ये कर रहे हैं, रोज़ाना $1 मिल रहा है, इसका हल क्या है? बाल्टी उठाकर मेहनत करके जाना और पानी डालना। तो दूसरे भाई ने कहा तुम बस काम करो, तुम्हें $1 मिल रहा है। तो दूसरे ने प्लान किया कि मैं पाइपलाइन बनाने लग जाता हूँ कि मैं यहीं से पानी डालूंगा और ईजिली वो चला जाएगा, मैं एक वक्त में ज़्यादा कर पाऊंगा। एग्जैक्टली, तो वो 3-4 दिन मैं इस बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, शकील फ्रॉम लाहौर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के हवाले से? जी मैं बस ये पूछना चाह रहा था, ये जो आप लोगों ने माहिरीन बिठाए हुए हैं, तो ये पूछना चाह रहा था कि 3 मरले का मतलब प्लॉट है जी। और काफी टाइम से मैं उसको जो है ना कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हूँ, पर सैलरी कम होने की वजह से अभी तक उसको जो है ना वो प्लान नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। करीम, दिस फॉल्स डायरेक्टली अंडर योर डोमेन। कई लोग जोड़ तोड़ के, चाहे उनको विरासत में प्लॉट मिल जाता है, फिर कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन इस पे अपनी मर्जी की कराना एक अपने आप में मरहला है। ये भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि आप आज लोगों को क्या मशवरा देंगे कि बना बनाया किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में घर ले लो क्योंकि ईंट गारा मिट्टी कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे बस का रोग नहीं है, या फिर प्लॉट में इन्वेस्ट करें और अपनी मर्जी से आहिस्ता आहिस्ता उसको बनवाएं?
मैडम अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। अगर आपकी जो मसरूफियात है उसमें अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो मैं तो हमेशा हर किसी को रेकमेंड करूंगा कि अपना घर अपने शौक से बनाएं। अगर पहला घर है तो खासतौर पर शौक से बनाएं, क्योंकि वो मियाँ बीवी आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट करके वो एक अपनी एक चीज़ बनाते हैं। और हाउस भी जो घर होती है, जो छत होती है, वो उनकी रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। तो डेफिनेटली बनाना चाहिए, बट उसके लिए तोड़ जोड़ पैसे जमा करने पड़ते हैं। हम पहले सुनते थे ना, यानी जितने लोगों के वो यानी आबाई घर होते थे, उसके बारे में कहा जाता जी फिर नाना ने पहले इसकी छत दिलवाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी खिड़कियां आई। अब ऐसी कहानियां हम नहीं सुनते। अब हम क्विक फिक्सेस चाहते हैं। हम चाहते हैं 3 महीने में घर बिल्कुल तैयार खड़ा हो जाए। ये भी हमारी एक जल्दबाजी की एक तरीका है। जैसे हमारी जिंदगियां तेज हो गई हैं, हमारे जो जज्बात हैं वो भी बहुत स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि फौरन हो जाए। फौरन कुछ भी नहीं होता। यू डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड टू बिल्ड अ हाउस या टू फिल योर पॉकेट्स। यू नीड टू वेट, यू नीड टू गो स्लो। सो गो स्लो, सब्र और इस्तकामत इसमें भी बहुत जरूरी है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक और कॉलर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निसार मुगल हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी निसार साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल करीम साहब से मुझे प्लॉट के सिलसिले में पता करना। मैं प्लॉट सुजानी बुक कराया था, उसकी पेमेंट मैंने कर दी है, लेकिन वो बिल्डर का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है। ठीक है, उसके लिए तो देखें आप आबाद के ऑफिसर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपना फाइल, क्योंकि इस तरह के इश्यूज हम हल नहीं कर पाएंगे इस शो के दौरान। वक्त हमारे पास वैसे ही कम है, लेकिन आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, अक्सर घर जो लोग जल्दी अपनी लाइफ में बना लेते हैं उसमें जी क्रेडिट जहाँ जो मर्द हजरात हैं, जो खाविंद है, उसको भी जाता है, लेकिन बार बार लोग कहते हैं कि जी औरत बड़ी समझदार थी, उसने बचत भी की, उसने अखराजात को काबू में रखा। आप आजकल कैसे देखते हैं कि आज के ज़माने में 2019 में किसी ने घर बनाना है तो मियाँ बीवी दोनों का काम करना, बचत करना, कहीं ना कहीं कुर्बानी देना ज़रूरी है, या क्या फॉर्मूला होना चाहिए? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि यू नीड टू मेक श्योर दैट योर सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो मल्टीपल हों, बैकअप हों एक दूसरे के। और ये अब वो ज़माना है भी नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रियली बिकमिंग एक्सपेंसिव। बच्चों की एजुकेशन, चाहे हेल्थ करें, चाहे आप लग्जरीज़ की ना भी बात करें, तो मेरा ख्याल में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का काम करना ज़रूरी है। अगेन इट इज़ ऑन एन इंडिविजुअल यूनिट कि वो आपस में कैसे एक दूसरे की प्रेफरेंसेस को और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, आपने अगर कोई चीज़ आज बनानी है, और अभी हम बार बार ROI की भी बात कर रहे थे, तो देखें लोन की ऑप्शन बहुत सारे लोग, जैसे मेरे अपने हस्बैंड को बहुत तकलीफ होती थी लोन नहीं लेना है। देखें, बट दैट इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल इफ़ यू टेक लोन टुडे। तो लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, इतना। लेकिन जो हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो आपने आज लोन लिया है वो 20 साल 25 साल में आपका आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपकी स्टेबल इनकम है और सपोर्टिंग इनकम आ रही है, तो आप प्रीपे कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड समथिंग अपनी कैपेसिटी के अंदर। साइकोलॉजी और नफ्सियात भी आती है। लोग कहते हैं कि एक दफ़ा अगर इसमें हाथ डाल दिया, अब किस्त क्योंकि आप पे पड़ रही है, तो आप कहीं ना कहीं से उस पर प्लान करके उसको देते ही जाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका कोई एसेट, आपकी कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन करीम साहब, यहाँ पे नाउ आई वांट टू एंगेज यू मोर एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर, वैसे तो कहा जाता है ना, सैलरी जितनी भी हो वो आपको कम ही लगती है, तो ये जो सैलरी, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास ₹1,00,000 हैं, आप क्या मशवरा देंगे? कई दफ़ा लोग किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में या किसी फाइनेंशियल स्कीम में करते हैं कि जी डाउन पेमेंट इतनी कर दी, अब महीने की किस्त इतनी देनी है। समटाइम्स दे बिकम वेरी वेरी स्ट्रेच्ड, यानी फिर एक पॉइंट आता है जब उनको एक कट ऑफ करना पड़ रहा होता है, यार इस दफ़ा मैं किस्त नहीं दे पा रहा, कहीं से कर्जा लेके देना चाहिए। वो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? पहले आपके पास पैसे थोड़े जमा होने चाहिए, जैसे I'll give you an example। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दुबई में मुकीम हैं, और वहाँ पे आप जिस तरह के देख सकते हैं कि मॉर्गेजेस का, कर्जे का, क्रेडिट पे चीज़ें लेने का बहुत रिवाज है। तो वो कहते हैं कि हर वक्त, बिकॉज हमारी नौकरी थोड़ी हवाई होती है, और अगर हमें कह दिया जाए कि यहाँ से सब वाइंड अप करके आपने जाना है, तो हमने ये फॉर्मूला बनाया कि हमारे बैंक में उसी वक्त हर चीज़ को पे ऑफ कर देने जितनी सेविंग्स होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई फॉर्मूला हो सकता है? सिद्रा, आप उन सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे बैंक्स जो है वो, कमर्शियल बैंक्स जो है वो सिंगल इंडिविजुअल को हर चीज़ के लिए लोन दे देता है। हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है, हर किसी को नहीं मिल सकता। आप वहाँ पे आपके पास जॉब है तो आपको सब कुछ मिल सकता है, यहाँ पे आपके पास जॉब हो उसके बावजूद नहीं मिल सकता।
पॉइंट मेरा सिंपल से ये है कि यूजुअली जो स्टेट बैंक का हमारा जो हमेशा से आर्ग्यूमेंट चलता रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक कभी कभार इंटरफेयर करता है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस करता है, उसमें जो हमने एस्टिमेट लगाया है वो 40% ऑफ योर टोटल इनकम, हाउस होल्ड इनकम, चाहे वो आपके 2 भाई, वालिद साहब, बहन थोड़ा सा ला रही हैं, 40% आपका टोटल माहाना जो इनकम है उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, वो उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड भी आ जाता है क्योंकि बेटी की शादी भी करनी होती है और ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो 40% आपके रिजर्व होता है फॉर फ्यूचर unforeseen expenditures and other things as well. वो अराउंड 10 to 15% होता है जो अलग रिजर्व किया जाता है, लेकिन वो भी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रखा जाता है ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने आधी रात में भी बेच के और पैसे कैश हो जाए। प्रॉपर्टी आधी रात में नहीं बिकती है। बिल्कुल, तो हम बात कहते हैं कि लिक्विडिटी का थोड़ा सा फर्क ये है, प्रॉपर्टी आपकी अगर जरूरत पड़े तो आपको मुनाफा भी दे जाएगी और बिक भी जाएगी, लेकिन मसला सिर्फ ये आता है कि आपकी नीड कितनी अर्जेंट है। पाकिस्तान में इस सिनारियो में ये कहना गलत नहीं होगा कि वन ऑफ द मोस्ट साउंड इन्वेस्टमेंट्स यू कैन डू, जितने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें जो म्यूचुअल फंड्स भी हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी है, तो कहा जाता है कि प्रॉपर्टी आपको कभी नुकसान नहीं देगी, तो आप वो ज़रूर करें। लेकिन आज मेरे पास वक्त शदीद कम था, कॉल्स हम ले नहीं सके। आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ट्यूसडे या फिर वेंसडे कमिंग वीक हम इस सब्जेक्ट को दोबारा उठाएंगे, इस पैनल को दोबारा तकलीफ देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जुड़े हुए सवालात हैं। हम जानना चाहेंगे कि अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी तनख्वाह का कितना हिस्सा आप सेव करें, कितने साल आप सेव करें और कितना एटलीस्ट एक मिनिमल अमाउंट करने के बाद आप प्रॉपर्टी की तरफ सोचें। ऑल दैट एंड मोर। आज के लिए इस पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन पार्ट ऑफ दिस मैराथन, क्योंकि हमने बड़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर करने थे लेकिन वक्त हमारे पास कम था। ट्यूसडे या वेंसडे दोबारा इसको लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। होप दैट यू विल एंजॉय योर वीकेंड एंड वी विल सी यू बैक हियर ऑन मंडे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।